हेलो एवरीबॉडी। मैं CS मोनिका अग्रवाल आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं EBCL CS एग्जीक्यूटिव में एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। दैट इज़ FDI के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है और रेगुलरली मेरे पास क्वेरीज आ रही है। तो मैंने बहुत ही अच्छा आपके लिए मैटर तैयार किया है और ये वीडियो हाजिर है आपके लिए। तो ये मैं विश करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसे पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस रूल के अंदर क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग है या बहुत ही टफ है। जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए पूरा टॉपिक समझने के लिए। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि FDI की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको है और उसके बाद जो अमेंडमेंट सेक्शन है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो बेटा, मैं कोशिश करूँगी ये पूरा टॉपिक आपके यहाँ कवर हो। बेटा, FDI का जो स्पेसिफिक टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। बेटा, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 3 दिया गया है। ऐसे कई सारे रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जितना पोर्शन इस वीडियो में कवर हो पाएगा मैं करवाऊँगी, नहीं तो अपन इसका एक पार्ट 2 वीडियो भी बना लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। बेटा, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने है कि अगर कोई PROI इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहाँ पे? इन इंडिया में। बेटा, हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो केवल और केवल PROI की ही करेंगे, क्योंकि FDI क्या होता है ये आपको पता है। अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ही वो FDI कहलाएगा। बेटा, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो ये हेडिंग है, इसके अंदर सारी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कवर होंगे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं होंगे। PROI अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 3 आपको बोलते हैं कि आपको 3 बातें माननी पड़ेगी। फर्स्ट, फेमा 1999 से आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 से कंप्लाई करना पड़ेगा। और थर्ड, आपको RBI इसकी परमिशन लगेगी। RBI आपको जो ये परमिशन देगी वो कंसल्ट किससे करेगी? पहले CG से कंसल्ट करेगी कि आपको ये परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये 3 फॉर्मेलिटी अगर आपने फुलफिल कर ली है तो आपको फॉरेन से पैसा लाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। PROI को इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, अगर बाकी की सारी कंडीशंस भी फुलफिल होती है। बेसिक 3 कंडीशन। 3 के बाद हमने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है जिसके अंदर ये मेंशन है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेमा 1999 एंड दिस रूल्स, यानी कि नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, तो उस केस में हमारा फेमा 1999 विल प्रिवेल। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक लॉ तो हमेशा फेमा 1999 ही रहेगा। उसके बाद जो अमेंडमेंट जो रूल्स आए हैं वो कभी कोई टॉपिक में अगर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वैसे तो नहीं करेंगे लेकिन किसी टॉपिक में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो हमारा जो बेसिक लॉ है यानी कि फेमा 1999 है उसी की बात को प्रिवेल किया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर लॉ और रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा कौन जीतता है? दैट इज लॉ। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि वो PROI पर्सन जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा वो कौन कौन सी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कैसे कर सकता है। फर्स्ट है इंडियन एंटिटीज़, कोई भी इंडियन एंटिटीज़ है जैसे कंपनीज वगैरह। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जैसे कि म्यूचुअल फंड। थर्ड है वेंचर कैपिटल फंड। फोर्थ है पार्टनरशिप फर्म। और आपका फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी कंसर्न। यानी कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 6 नाम आपके सामने लिए। इंडियन एंटिटीज़ जैसे कि कंपनीज, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, वेंचर कैपिटल फंड, पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और प्रोप्राइटरी कंसर्न, इन सबके अंदर PROI पैसा लगा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो शैल नॉट रिसीव एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस PROI से पैसा नहीं ले सकती है। कब तक?
अनटिल आरबीआई परमिट, जब तक कि आरबीआई की परमिशन आपको नहीं मिल जाती, यानी कि इन एंटिटीज़ को पैसा लेने से पहले भी आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। और आरबीआई ये परमिशन कब देगी? जब वो सीजी से कंसल्ट कर लेगी। तो सीजी से कंसल्ट करके आरबीआई आपको परमिशन देती है तो आप ये पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं पीआरओआई से। कौन सा? नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर बात आती है हमारे रूल नंबर 5 की। देखेंगे बेटा, यहाँ पे रूल नंबर 5 आपको शो हो रहा होगा। रूल नंबर 5 के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय पीआरओआई। अगर कोई भी पीआरओआई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में तो उसको 3 कंडीशन हमेशा फुलफिल करनी पड़ेगी। ये हमें रूल नंबर 5 ने बताया। बेटा रूल नंबर 3 ने क्या बताया था हमें? फेमा 1999 लॉ से कंप्लाइंस करना है, सेकंड इन रूल्स से कंप्लाई करना है, और थर्ड रिमेंबर आरबीआई की परमिशन। अब बात आती है रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 ये बताता है कि अगर कोई भी पीआरओआई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ये 3 कंडीशंस देखनी पड़ेगी। फर्स्ट, एंट्री रूट। आपको मैंने फेमा पढ़ाते वक्त बताया था कि एंट्री रूट्स क्या होते हैं। 2 तरीके के एंट्री रूट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, दैट इज अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट बोले तो कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, और ऑटोमेटिक रूट बोले तो आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से रूट में आते हो। सेकंड है सेक्टोरल कैप। सेक्टोरल कैप का मतलब हो गया कि कितनी लिमिट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लेने के लिए। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितना पैसा फॉरेन से लिया जा सकता है, या रिटेल सेक्टर में कितना पैसा फॉरेन से लिया जा सकता है। इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी कर रखी है। उस लिमिट से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज सेक्टोरल कैप। उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मैक्सिमम एफडीआई उतनी ही एक्सेप्ट की जा सकती है। ये एफडीआई के बेसिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर थर्ड है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स मतलब पर्टिकुलरली कोई अमाउंट की लिमिट दे दी, जैसे $5 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। तो ये तीनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। फिर बात आती है आपके नेक्स्ट रूल की, दैट इज रूल नंबर 6A। रूल 6 से आपको क्या बताता है? पीआरओआई में सब्सक्राइब, परचेज और सेल। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। रूल 6A बोलता है कि पीआरओआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो किसी को बेच भी सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंडियन कंपनी के। लेकिन उन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी बड़ी फेवरेट कंडीशन है क्योंकि पाकिस्तान हमारा बड़ा वाला दुश्मन है ना। तो ये वाली कंडीशन बच्चों को हमेशा याद रहती है कि अगर कोई बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश है तो उस केस में वो सिटीजन जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सिटीजन है या वहाँ की कोई एंटिटी है, तो वो इंडिया के अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था खरीद सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन क्या बोलती है? स्पेसिफिकली इन 2 कंट्रीज़ के सिटीजन्स यहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकते हैं। कब तक? कभी भी नहीं खरीद सकते, या कुछ कंडीशन है खरीद सकते हैं। मैम आपने बोला अभी तो नहीं खरीद सकते, हाँ जनरली नहीं खरीद सकते, लेकिन कब खरीद पाएंगे? अगर गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे तो, यानी कि गवर्नमेंट उनको इन्वेस्ट करने से पहले चेक करेगी कि अगर वो जो पैसा लगा रहे हैं वो जेन्युइनली लगा रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट उनको अप्रूव कर देगी और वो पैसा लगा सकता है। लेकिन उन्हें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कभी भी जाने के लिए एफडीआई करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, पहली बात, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन क्या ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में कर सकते हैं? नो। क्या वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड में इन्वेस्ट गवर्नमेंट की अप्रूवल से भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसे 3 सेक्टर हैं जिसके अंदर यहाँ के सिटीजन चाहे गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाए तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं बेटा? फर्स्ट इज डिफेंस, सेकंड इज स्पेस एंड थर्ड इज एटॉमिक एनर्जी। आप समझ ही गए होंगे ये तीनों क्यों हैं, क्योंकि डिफेंस हमारे यहाँ पे बहुत खतरा है हमें पाकिस्तान से, डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी को, इसलिए हम उनमें इन तीनों में उन्हें इन्वेस्ट करने का मौका नहीं देते हैं, चाहे गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। मतलब गवर्नमेंट बिक सकती है लेकिन लॉ नहीं बिकेगा, इसलिए हम उन्हें अप्रूवल नहीं देंगे। किसी भी केस में गवर्नमेंट को भी पावर नहीं है उन्हें अप्रूवल देने की। गॉट इट? नाउ नोट, बहुत ही अच्छा सा नोट है, एक देखेंगे बेटा। पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इन ऑयल फील्ड्स बाय इंडियन कंपनीज टू पीआरओआई इज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा बेटा, अगर कोई पीआरओआई चाहे
तो वो इंडिया के अंदर ऑयल फील्ड्स में पार्टिसिपेटरी इंटरेस्ट भी खरीद सकता है। पार्टिसिपेटरी इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने एरो बना के नीचे शो कर रखा है। शेयर्स ऑफ ईच पार्टी टू कॉस्ट एंड प्रोडक्शन आउटकम इन एग्रीमेंट। व्हाट इट मीन कि अगर आप एक एग्रीमेंट बनाते हो जिसके अंदर 2-3 पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की, वो सारी पार्टीज़ का शेयर लिखा होता है। किस चीज़ का शेयर? कि जितना भी खर्चा आएगा उनमें उनका कितना हिस्सा होगा, मतलब वो कितना एक्सपेंस बियर करेंगे, और जितना प्रोडक्शन आउटकम आएगा उसमें वो कितना आउटकम अपना शेयर लेंगे। यानी कि ऑयल फील्ड में अगर ऑयल निकलता है तो उसमें ऑयल निकालने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट में कितना कितना हिस्सा होगा, और जब ऑयल निकल जाएगा और उससे जो आउटकम आएगा, उससे जो पैसा मिलेगा वो कितना कितना बटेगा। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट, यानी कि खर्चे में भी शेयर और इनकम में भी शेयर। ये आपको खरीदना, अगर आपने इंडियन कंपनी में खरीद रखा है किसी PROI ने, तो वो भी एक तरीके का FDI है, FDI ही माना जाएगा उसे भी, क्योंकि एक तरीके का ये भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कंडीशंस हम पढ़ रहे थे रूल नंबर 6A में ही। आगे कंडीशन है कि अगर आप फॉरेन एंटिटी हो, PROI हो, और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको सेबी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 से भी कंप्लाई करना पड़ेगा। कैसे बेटा? आपने सेबी के अंदर ये रेगुलेशन पढ़ी होगी, टेक ओवर की रेगुलेशन। अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हो किसी कंपनी की, तो उस कंपनी को टेक ओवर का खतरा होता है, तो इसलिए कुछ रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ती है, तो वो PROI को भी फुलफिल करनी पड़ेगी। फिर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट। अगर PROI इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो पैसा तो देगा, वो पैसा वो किस तरीके से देगा, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, वो RBI स्पेसिफाई करेगी, या फिर अगर उसके पास ऑलरेडी उस कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जिससे उसे डिविडेंड मिला है, तो उस डिविडेंड से भी वो क्या कर सकता है, शेयर परचेज कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैंने स्टार मार्क कर रखा है। एक होली ऑन सब्सिडरी है बेटा, इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। एक होली ऑन सब्सिडरी है किसी फॉरेन एंटिटी की इन इंडिया, ठीक है, कोई PROI है, उसकी कोई होली ऑन सब्सिडरी है इन इंडिया, ठीक है। अब वो ऐसी होली ऑन सब्सिडरी, यानी कि उसके अंदर 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउड था, ठीक है। अब वो सब्सिडरी कंपनी है जो किसी PROI की इंडिया में है, उसके अंदर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है उस PROI को इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। उस PROI ने इंडिया में जब वो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी बनाई होगी, तब उसने कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस किए होंगे। उन प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में उसे कंसिडरेशन के तौर पे वो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी क्या दे सकती है, कुछ अमाउंट के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे सकती है, इट इज़ अलाउड, ठीक है। लेकिन कंडीशंस है। व्हाट इज़ द कंडीशन? दैट इज़ द 2 बेसिक कंडीशंस। फर्स्ट इज अप टू लिमिट ऑफ 5% ऑफ एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल के 5% से ज़्यादा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में शेयर इशू नहीं किए जा सकते हैं, और $5 लाख विच एवर इज लेस। अथोराइज कैपिटल का 5% निकाल लिया, $5 लाख विच एवर इज लेस। मैक्सिमम इतना ही आप क्या इशू कर सकते हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनको इशू कर सकते हो। फिर बात आती है विद इन 30 days to 1 year फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी रिपोर्ट टू RBI। मतलब आपने जब भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं उसके 30 डेज से लेके 1 ईयर तक आपको RBI में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे RBI को पता चल जाए कि आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम ना? आगे इंडियन कंपनी, एक और कंडीशन है, इंडियन कंपनी में इशू इक्विटी शेयर अगेंस्ट एनी फंड पेएबल बाय इट टू PROI सब्जेक्ट टू सच रेमिटेंसेस परमिटेड। बेटा इंडिया की कोई भी कंपनी है, वो PROI को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उस किसी भी पैसे के बदले, किसी भी खर्चे के बदले दे सकती है जिसका रेमिटेंस अलाउड है। रेमिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि वापस ले जाना। तो कोई PROI है, उसने कोई भी पैसा है जो ड्यू है कंपनी पे उसका, वो उसे ले जा सकता है वापस। तो उसमें कंपनी ने उसे पैसा ना दे के क्या दिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिए, तो वो भी अलाउड है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसी खर्चे के बदले देना।
फॉर एग्जांपल कोई भी खर्चा पे किया PROI ने और उसके कोई भी फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विस दी, ठीक है, तो उस केस में आपने उसको पैसे ना दे के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दिए तो वो अलाउड है, अगर उसका रेमिटेंस यानी कि पैसे ले जाना अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने तो, ठीक है। नाउ रूल नंबर 6B, बेटा रूल नंबर 6B में हम देखेंगे कि एक PROI है, वो अभी तक तो हमने बात की थी, रूल नंबर 6A में किसकी बात की थी देखेंगे, इंडियन कंपनी की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं PROI कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है, किसी LLP में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अभी 6A में किसकी बात की, इंडियन कंपनी की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टमेंट इन LLP बाय PROI। PROI इन्वेस्ट करने जा रहा है LLP में, तो कंडीशन बेटा कुछ कंडीशन तो सेम है जो इंडियन कंपनी में भी लगी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, हर जगह लगा देना है कि PROI कहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकता, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिटीजन है अगर PROI तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ना तो इंडियन कंपनी में ना LLP में। लेकिन कब कर पाएगा, जब गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी। फिर बात आती है बेटा, दो टॉपिक बना रखे मैंने, एक तो सिटीजन और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहाँ पे P और B का मतलब क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर LLP में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। फिर बात आती है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की, ये लोग भी प्रोहिबिटेड है LLP में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट एक नोट मैंने लिखा है कि अगर कोई LLP है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले में आप प्रॉफिट शेयर लोगे, तो उस केस में आप अपने शेयर का कुछ परसेंटेज री इन्वेस्ट भी करना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंडीशंस। अगर आप LLP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशन से कंप्लाई करना होगा। सेक्टर वेयर 100% FDI परमिटेड, आप अगर LLP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन सेक्टर्स में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां 100% FDI परमिटेड है। नो FDI लिंक परफॉर्मेंस, और FDI करने के लिए कोई अलग से परफॉर्मेंस का बेसिस नहीं है, यानी कि अगर आप FDI एक्सेप्ट करते हो तो उस LLP को पर्टिकुलरली इतनी इनकम तो अर्न करनी ही पड़ेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी परफॉर्मेंस पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो उस केस के अंदर आप इजीली किसी LLP में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ऑटोमेटिक रूट, कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर बात आती है बेटा, देखेंगे अपन वेट, यस, कंपनी हैविंग FDI 100% परमिटेड और नो FDI लिंक परफॉर्मेंस। तो ऐसी कोई कंपनी थी, अभी हमने कंपनी की बात कर ली, LLP की बात कर ली, अब हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंपनी थी जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी और वो अगर LLP में कन्वर्ट हो जाती है तो भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LLP के लिए भी इन दोनों कंडीशंस में अप्रूवल नहीं लगती है। तो अगर कोई कंपनी LLP में कन्वर्ट हो जाती है तो भी उसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है प्राइस। अगर आप किसी LLP में कोई PROI इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी प्राइस क्या होगी, एज पर वैल्यूएशन नॉर्म्स। बेटा आपको तीन चीज़ें याद करनी होगी कि जो भी प्राइस होगी वो एज पर वैल्यूएशन नॉर्म्स होगी, ऐसे वैल्यूएशन नॉर्म जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ऐसा नहीं केवल हमारे इंडिया में ही एक्सेप्टेड हो। फिर बात आती है फेयर प्राइस, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, फेयर प्राइस होनी चाहिए। और थर्ड, कैसे पता चलेगा ये फेयर प्राइस है या नहीं है, एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट प्राइसिंग का इशू होगा किससे, CA या कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी वैल्यूअर से जो CG ने अपॉइंट किया है, वो एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा प्राइस फेयर है, और उसी प्राइस पे आप क्या कर सकते हो, LLP में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है बेटा, देखेंगे मैंने एक छोटा सा आपको एक तरीके का प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन, एक PRI है जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना प्रॉफिट शेयर, जो उसका प्रॉफिट शेयर LLP में था वो PROI को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसकी कितनी प्राइस हो सकती है, नॉट लेस देन फेयर प्राइस। मतलब या तो फेयर प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे इशू करेगा या फेयर प्राइस पे इशू करेगा, इससे कम में तो इशू करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी इशू नहीं बोल सकते अपन, इसको ट्रांसफ़र बोलेंगे। अगर PRI एक इंडिया का बंदा किसी PROI को अपना प्रॉफिट शेयर ट्रांसफ़र करता है LLP में, तो जो भी उसकी प्राइस होगी वो डायरेक्ट कंपनी से मिलने पे कितनी होती थी, फेयर प्राइस होती थी, उससे कम नहीं हो सकती,
ठीक है। अगर कोई PROI है वो इंडिया के किसी बंदे को शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, मैंने आपको दूसरी साइड में दिखा रखा है कि अगर कोई PROI है वो इंडिया के किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो प्राइस फेयर प्राइस से कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। PROI के लिए हमने पढ़ा था फेयर प्राइस या फेयर प्राइस से ज़्यादा, लेकिन इंडिया का बंदा है तो उसके लिए प्राइस कम से कम होनी चाहिए, तो फेयर प्राइस मैक्सिमम प्राइस होगी, और PROI के लिए फेयर प्राइस मिनिमम प्राइस होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। PROI अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 6C। बेटा अब हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। हमने कंपनी की बात कर चुके हैं, हम LLP की बात कर चुके हैं, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल से मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है बेटा, कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये तो लाइन आपको रट जानी चाहिए। सिटीजन और एंटिटी ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट इन्वेस्ट। कंप्लाइंस विद सेबी और RBI डायरेक्शन। बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि PROI की इन्वेस्टमेंट की क्या कंडीशन है, 3 पॉइंट तो लिख ही सकते हो आप। एक तो इन्वेस्ट कब नहीं कर सकता, अगर सिटीजन और एंटिटी हो पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और दूसरा पॉइंट सेबी से कंप्लाइंस, तीसरा पॉइंट ये RBI से कंप्लाइंस। तो ये तीनों पॉइंट तो आपके सदाबहार हैं, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको हर जगह लिखने हैं, जैसे सेक्टोरल कैप, ठीक है, FDI लिंक परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, ये सब। अच्छा, यूनिट्स में भी इशूड अगेंस्ट स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल। व्हाट इज इट? इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्पेशल पर्पज व्हीकल में, तो उसके अंदर आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या दी जा सकती है, यूनिट्स। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स होती हैं इक्विटी की जगह, इक्विटी शेयर्स की जगह, उन्हीं को इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। नाउ कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे PROI किस में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल इंडिया का ही है, वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी इंडियन एंटिटी में। ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल ओन्ड और कंट्रोल किसी PROI से। आपको नहीं लगता ये इनडायरेक्टली कंपनी जो इंडियन एंटिटी है उस कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। PROI किस में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन एंटिटी में इनडायरेक्टली कर रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था, यहाँ पे बीच में आगे इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ AIF आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसके अंदर कैटेगरीज पढ़ी थी, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3rd में जो आते हैं विच रिसीव्ड FDI, ये भी एक तरीके के इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं। अगर ये FDI रिसीव करते हैं तो ये इसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैन इन्वेस्ट फर्दर इन विच FPI इज अलाउड टू इन्वेस्ट। अब बात आ गई FPI की, कंफ्यूज कर दिया गया है आपको। बेटा FPI LLP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। FPI मैंने आपको अब डिटेल में बताऊंगी कि वहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि FPI LLP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, ये AIF भी FDI में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ही सेक्टर जिनके अंदर FPI इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि FPI LLP में नहीं कर सकते तो AIF LLP में नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ FPI कैन इन्वेस्ट इन व्हाट, नोट में मैंने आपको समझाया ये FPI कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, लेकिन लिस्टेड कंपनी के तो शेयर और डिबेंचर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि डेप्ट और नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केवल नॉन इक्विटी यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओनली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कि इक्विटी नहीं बन सकते कभी, उन्हीं में इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि नॉन इक्विटी यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अनलिस्टेड कंपनी की FPI। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम रूल नंबर 6D की। बेटा यहाँ पे PROI इन्वेस्ट करने जा रहा है डिपोजिटरी रिसिप्ट के अंदर। डिपोजिटरी रिसिप्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं। आपको डिपोजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 से कंप्लाइंस करना पड़ेगा, सेक्टरल कैप से कंप्लाइंस करना पड़ेगा, और प्राइस किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट लेस देन, सॉरी कम नहीं होनी चाहिए जो इंडिया में प्राइस हो, क्योंकि फॉरेनर्स से तो हम प्राइस ज़्यादा ही लेंगे ना।
तो इसलिए प्राइस कहाँ से कम होनी चाहिए, इंडिया से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। PROI से ज़्यादा प्राइस लेते हैं हम इंडिया से। अरे हमारे यहाँ म्यूज़ियम भी वो देखने आते हैं ना, तो भी हम लोग जो हमारे डोमेस्टिक सिटीजन्स होते हैं उनसे तो कम पैसे लेते हैं म्यूज़ियम देखने के, और उन लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो ये तो फिर बात हो गई डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, ऐसे मिल जाएगा हल्के में, नो वे। नाउ रूल नंबर 7, अब हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन थ्रू राइट और बोनस इशू। अगर कोई PROI को शेयर्स मिल रहे हैं, अभी तक वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसको ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं बोनस इशू के थ्रू, या फिर वो राइट इशू के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में अपना लगेगा रूल नंबर 7। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अच्छा, जब भी आप बोनस इशू करोगे किसको, PROI को, तो उस टाइम आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपकी सेक्टरल कैप से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया फॉरेनर्स का। और कंपनीज एक्ट से कंप्लाइंस हो रहा है, कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना अपने टॉपिक, राइट इशू, बोनस इशू, उन सारे पॉइंट्स से कंप्लाइंस होना चाहिए, उस सेक्शन से कंप्लाइंस होना चाहिए। अच्छा, प्राइसिंग क्या होगी, लिस्टेड कंपनी अपने हिसाब से कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकती है बेटा, केवल राइट शेयर की प्राइस होती है, बोनस शेयर तो फ्री होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है ओनली इन केस ऑफ राइट। अनलिस्टेड कंपनी के अंदर PRI को जितने रुपीज़ में मिल रहा है उससे कम में नहीं मिलना चाहिए, महंगाई मिलना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया। और लिस्टेड कंपनी कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकती है कंपनी अपने हिसाब से। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, RBI के अकॉर्डिंग। अब बेटा बहुत ही स्पेशल पॉइंट आ गया, देखो मैंने PRI बनाया है और एक PROI बनाया है जिसने अपने बाल खड़े कर लिए जेल वेल लगा के। अच्छा, एक बंदा था PRI, सेम पर्सन PROI बन गया, वही बंदा PROI बन गया, लेकिन जब वो PRI था, बेटा बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से समझना, PRI था तब उसने शेयर खरीदे थे, ठीक है। आज वो PROI बन गया, वो विदेश जाके रहने लगे, हो सकता है ऐसा, तो उस केस के अंदर अब हमने उसको बोनस और राइट शेयर इशू किए, ठीक है। पहले PRI था जब उसने ओरिजिनल शेयर खरीदे थे, अब उनको उन ओरिजिनल शेयर्स पे बोनस और राइट शेयर मिला है, जबकि वो PROI बन चुका है, ठीक है। तो उस केस में ये अलाउड है ऑन नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस का मतलब क्या था, देखो नीचे लिखा हुआ मैंने, विदाउट अप्रूवल कैन नॉट टेक बैक डिविडेंड और सेल प्रोसीड्स ऑफ विद हिम इन फॉरेन कंट्री। नॉन रिपार्टेशन मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना वो इसे पैसे को वापस ले जा नहीं पाएगा, जो ये शेयर्स उसे मिले हैं उनके डिविडेंड को, और उनको बेच के वो इस पैसे को लेके फॉरेन नहीं जा पाएगा विदाउट अप्रूवल, उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्वैट इक्विटी शेयर्स की, ESOP की। बेटा ESOP और स्वैट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स को मिलते हैं, ठीक है। ये अलाउड होंगे, PROI को मिल सकते हैं, ले सकते हैं वो, लेकिन इफ़ एम्प्लॉय डायरेक्टर और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, CG की अप्रूवल लगेगी, विद इन लिमिट ऑफ सेक्टरल कैप होना चाहिए, कंपनीज एक्ट से कंप्लाइंस होना चाहिए, और सेम पॉइंट स्पेशल पॉइंट वाला, अगर वो PROI बन जाता है तो अलाउड है नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे। कोई बंदा PRI था पहले, वो अब क्या बन गया PROI, तो उस केस में उसको अलाउड है ये शेयर्स मिलना ESOP के और स्वैट इक्विटी के नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे, ठीक है बेटा। तो यहीं पे हम हमारी सभा को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम थी इस टॉपिक में वो ख़त्म हो गई होगी। मैं आगे का टॉपिक भी आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, 2-4 दिन में आपके लिए नया टॉपिक तैयार करने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक के जितने भी रूल्स थे उनमें आपको कुछ भी और अदर मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज़।